कहानी एक अच्छी कहानी है, क्राइम की कहानी होने के बावजूद एक अच्छी कहानी है और इसीलिए इसके साथ मैं वो दिलचस्प नाम का जो विशेषण है वो मैं जोड़ रहा हूँ। तो एनीवे आइए शुरुआत करते हैं। ये मामला है मुंबई के करीब ठाणे इलाके का। ठाणे के पास ही, बल्कि ठाणे में ही एक जगह है मुंब्रा, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। और ये तारीख है 30 जुलाई की, लेकिन ऑब्वियसली इस साल का तो हो नहीं सकता क्योंकि 30 जुलाई अभी आया नहीं है। ये बात है 10 साल पहले तकरीबन, बल्कि 9 साल होगा, 2016 की। 30 जुलाई 2016 की ये बात है। मुंब्रा के एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम है खालिद कादरी, इसका एक दोस्त फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि यार प्लीज़ अगर हो सके तो वक्त निकाल कर पटना आओ, बहुत अच्छी डील है एक लैंड की और इसमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। मेरे हिसाब से अगर हम दोनों लोग मिलकर ये काम कर लें तो बस वारे न्यारे हो जाएंगे और सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये जो खालिद कादरी है, इसका प्रॉपर्टी का काम मुंबई में बढ़िया चलता था। इसको लगा कि अब उसके दोस्त ने खुद अपनी तरफ से चला के फ़ोन किया है और बता रहा है कि अच्छी डील है जो बहुत आसानी से क्रैक हो सकती है, सस्ते कीमत पर ज़मीन मिल रही है, तो क्यों ना ले लिया जाए। ये सोचकर और दोस्त के प्रेशर पे खालिद कादरी जो है वो फ्लाई करके पहुंचा पटना, बिहार की राजधानी। पटना पहुंचा, 30 जुलाई को फ़ोन आया था, उसके कुछ दिन बाद ही पटना निकल गया और पटना जाने के बाद वो एकाएक जो है वो गायब हो गया। ना उसका फ़ोन लग रहा था, ना उससे कोई बात हो रही थी। जब तक पटना नहीं पहुंचा था तब तक उससे बात होती रही, मतलब जब मुंबई से बोर्ड किया तब भी बात हुई और एयरपोर्ट पर जब उतरा पटना में तब भी बात हुई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो रडार से बाहर चला गया, मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब जो खालिद के घर के लोग हैं मुंब्रा में, वो काफ़ी परेशान हो गए। उनसे जब बात नहीं हो रही थी तो बहुत बेचैन हो गए, लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बाद उनके पास एक फ़ोन आया खालिद की बीवी के पास, जिसका नाम है समा। समा को फ़ोन करने वाले शख्स ने यह कहा कि देखो, ये जो कॉल तुम्हें किया जा रहा है ये बताने के लिए है कि अब तुम्हारा पति खालिद कादरी हमारे कब्ज़े में है और हमें तुमसे 30 लाख रुपए चाहिए। फटाफट 30 लाख रुपए का इंतज़ाम करके हम जैसे जहाँ कहते हैं उस जगह पर वो पैसे डिलीवर करो तो खालिद वापस सही सलामत घर लौट आएगा। और अगर कहीं तुमने होशियारी की, अगर कहीं तुमने पुलिस को बताने की गलती की, तो फिर तुम ये समझ लो कि मुंबई से और ठाणे से सैकड़ों किलोमीटर दूर अभी तुम्हारा शौहर हमारे कब्ज़े में है, तो इसका क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। ये सारी बातें सुनकर ये जो समा है उसकी रूह कांप गई, वो बहुत डर गई। पति के किडनैपिंग की बात थी, 30 लाख रुपए मांग रहे थे, भारी भरकम रकम। बहुत परेशान हुई, लेकिन उसको इस बात की फिक्र भी सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति के साथ कोई अनहोनी हो जाए, फिर मैं इन 30 लाख रुपयों का भी क्या करूंगी जो मेरे पति ने अब तक कमाया है। तो बहुत सोच में पड़ गई, नाते रिश्तेदारों को बताया, रिस्क फैक्टर को अपने तौर पर काफ़ी इवेलुएट किया और ये सब करने के बाद जो है उसने पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की इत्तला दी और मुंब्रा पुलिस के पास जाकर उसने बाकायदा इस किडनैपिंग के मामले की एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि उसने बेशक एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन एक बीवी होने के नाते, एक लाइफ पार्टनर होने के नाते उसके मन में बड़ी चिंता थी और जब जब उसके पास किडनैपर्स का फ़ोन आता था वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड भी कर रही थी और उसने किडनैपर्स के कहे मुताबिक 30 लाख रुपए उनके बताए हुए गुर्गे को डिलीवर कर दिए, सिर्फ इस भरोसे पर कि जिसको पैसे दे रहे हैं वो पैसे लेकर उसका पति को वापस लौटा देगा, वापस फेर देगा। एक वर्ड है फिरौती, रैंसम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वो किसी इंसान को जब पकड़ के कहीं रखा जाता है और वहाँ से जब उसको वापस फेरा जाता है या लौटा दिया जाता है तो उस फेरने वाले शब्द से बना है फिरौती। तो फिरौती 30 लाख की दी और 30 लाख की फिरौती देने के बाद इंतज़ार करने लगी कि शौहर वापस लौटेंगे। कुछ दिनों के बाद शौहर का अपने आप फ़ोन आ गया और 5 अगस्त 2016, 30 को फ़ोन आया था। उसके बाद वो मुंबई गए थे, मेरे ख्याल से 31 या 1 को गए होंगे, किडनैप हो गए, माफ़ कीजिएगा, पटना गए थे और उसके बाद 5 अगस्त 2016 को उनकी मुंबई में सकुशल वापसी हो गई और घर में जो है वो क्या खुशियों भरा माहौल रहा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन तकलीफ़ इस बात की थी कि किडनैपर्स जो है वो 30 लाख रुपए झटक चुके थे। बहुत ये तकलीफ़ थी क्योंकि इंसान बहुत मेहनत से पैसे कमाता है।
30 लाख रुपए चले जाना कोई आसान बात नहीं है। तो एक तरफ खुशी भी थी और दूसरी तरफ एक दुख का माहौल भी था। लेकिन उधर जो कंप्लेंट पुलिस को की गई थी, मुंब्रा पुलिस को, चूँकि किडनैपिंग का मामला था और फ़ोन करके किडनैप करके पैसे वसूलने का ये खेल हुआ, तो मामला चूँकि बेहद संगीन था और इंटर स्टेट मामला था, तो उस मामले की जांच जो है ठाणे क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई। मुंबई में जो भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उन केसेस के तफ्तीश की जिम्मेदारी आमतौर पर क्राइम ब्रांच के हवाले होती है। तो ठाणे में भी क्राइम ब्रांच को इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग कम रैंसम केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी दे दी गई। अब क्राइम ब्रांच ने जब उसे पता चला कि जिस आदमी को पकड़ा गया था, ले जाया गया था, खालिद कादरी, वो वापस आ गया है, तो क्राइम ब्रांच ने सोचा कि ठीक है, अब तफ्तीश जो है वो खालिद कादरी से बातचीत करके ही शुरू करनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि भाई कैसे किडनैपिंग हुई, कहाँ लेकर गए, ये सारी बातें। तो जब खालिद कादरी को बुलाया गया क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, तो खालिद ने वहाँ पहुंचकर अपनी पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाई। उसने बताया कि उसका एक बड़ा पुराना दोस्त है, नूर आलम, वो बिहार का ही रहने वाला है, उसी का फ़ोन आया था और 30 जुलाई को फ़ोन आया था और उसके बाद जो है वो लैंड डील क्रैक करने के चक्कर में वो अपने दोस्त पे भरोसा करके चला गया पटना, और पटना से ही जो है उसको ब्लाइंड फोल्ड तरीके से आंखों में कपड़ा बांधकर धोखे से किडनैप कर लिया गया। पुलिस ने पूछा क्राइम ब्रांच ने कि अच्छा, किडनैप करके तुम्हें जहाँ भी 2 या 3 दिनों तक रखा गया था, उस जगह के बारे में कोई भी बात, कोई भी चीज़, ऐसा कुछ याद है या जगह का नाम बता सकते हो? तो खालिद ने कहा कि नहीं साहब, जगह का नाम तो नहीं बता सकते, क्योंकि आंखों में पट्टी बांध कर ले गया और एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया। तो मुझे तो कुछ अगल बगल का रास्ता, सड़क, गली कुछ दिखाई नहीं, समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ। और जब मुझे छोड़ा गया तो भी इसी तरह से ब्लाइंड फोल्ड तरीके से वहाँ से बाहर निकाल करके सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया गया। उसके बाद मैंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, वहाँ से पूछताछ करके फिर मैं वापस मुंबई आया हूँ, तो मुझे जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, जगह नहीं पता है, लेकिन जब भी आँख खुली हो, आँख खुलने पर क्या दिखा या कौन सी बातें आपने सुनी, कौन सा एरिया था, उसके बारे में कुछ याद करके बताओ। तो खालिद कादरी ने 2-3 ऐसे क्लूज़ पुलिस को दिए, क्राइम ब्रांच को दिए, जो बहुत ही एक्साइटिंग क्लूज़ थे। मतलब ये देखा जाए तो एक तरह से पहेली की तरह था, और इस पहेली को सुलझा लेने का मतलब ये था कि पुलिस केस क्रैक कर लेगी, सॉल्व कर लेगी। पहेली क्या था कि जहाँ उसे रखा गया था, उस जगह के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल पास में एक मस्जिद है। दूसरा क्लू ये था कि मस्जिद से 5 वक्त नमाज के लिए आवाज़ आती थी, जो आवाज़ मुअज्जिन लगाते हैं, अल्लाहू अकबर वाला, वो आवाज़ आती थी। और तीसरी बात कि वो जिस कमरे में रखा गया था उसे, उस कमरे के बाहर खिड़की से उसे दिखता था पपीते के 2 पेड़ लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस मामले में 3 क्लू पुलिस को खालिद कादरी से मिले: मस्जिद की उपस्थिति, मुअज्जिन की आवाज़ और पपीते के 2 पेड़। अब ये 3 क्लू जो है वो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात थी। इतना बड़ा स्टेट बिहार, और वहाँ पर ये 3 क्लू कैसे पुलिस ढूंढेगी, कैसे पता करेगी? लेकिन क्राइम ब्रांच के जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने अपना दिमाग और दौड़ाया और अपने दिमाग को जो है ये चैलेंज दिया कि इस केस को सॉल्व करो। इसके बाद पुलिस ने क्या किया, जिन नंबरों से खालिद के घर वालों को फ़ोन किया जा रहा था रैंसम के लिए, पुलिस ने उन बिहार के नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया और उनके लोकेशन के बारे में जानकारी जुटाई कि कॉल कहाँ से जनरेट हुआ। वो नंबर ऑब्वियसली समा के मोबाइल फ़ोन में आए थे, लैंड हुए थे, तो वो उस नंबर को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया और उस नंबर की लोकेशन, कॉल का इंसेप्शन जहाँ से हुआ, कॉल की शुरुआत जहाँ से हुई, उन चीज़ों के बारे में पुलिस ने पता करना शुरू किया। तो पुलिस को ये पता चला कि ये नंबर जो है बिहार के किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी पर्टिकुलर जगह से एक्टिव दिख रहे हैं ज़रूर, लेकिन नंबर जो है वो बिहार का या भारत का नहीं है, बल्कि जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल करके फ़ोन किया जा रहा था वो सिम कार्ड नेपाल का है। और न सिर्फ नेपाल का सिम कार्ड है, उसका जो टावर है वो भी नेपाल से ही जो है वो रूट हो रहा है, यानी नेपाल से ही कॉल ओरिजिन होकर बेसिकली बिहार से फिर नेपाल के रास्ते जो है वो कॉल यहाँ मुंबई में लैंड हो रही है। तो इस तरह से पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि जिस जगह से भी ये कॉल हुई, जिस जगह से भी ये कॉल फिरौती के लिए की गई, वो जगह बिहार की उन लोकेलिटीज़ में शामिल है जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो नेपाल के टावर की लोकेशन नहीं आती और नेपाल के सिम कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बिहार और नेपाल का कोई बॉर्डरिंग एरिया है। अब पुलिस ने तय किया कि बिहार और नेपाल के बॉर्डरिंग एरिया में जाकर उस तरह के
मुस्लिम इलाकों के बारे में वो पता करेगी जिस इलाके से ये सारा इंसिडेंट हुआ हो सकता है। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन तो खैर पुलिस को दिख ही रही थी और पुलिस उस लोकेशन को ट्रैक करती हुई जाकर पहुंची बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में। पश्चिमी चंपारण ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है सबिदुआ बउवारा। ये सबिदुआ बउवारा गांव जो है वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। तो पुलिस यहाँ पर पहुंची और साथ में पुलिस खालिद कादरी को भी अपने साथ लेकर गई और खालिद से पुलिस ने कहा कि देखो, हम उस जगह पर तो पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं जहां पर से वो फ़ोन कॉल ओरिजिन हुआ था, लेकिन अब हम ये समझना चाहते हैं कि तुम अगर उस जगह पर पहुंच जाओ तो क्या उस जगह को देखकर पहचान सकते हो, या जो मुअज्जिन आवाज़ लगा रहा था मस्जिद से नमाज के लिए, क्या उसकी आवाज़ तुम पहचान सकते हो? तो खालिद ने कहा, हाँ साहब, मैं उस मुअज्जिन साहब की आवाज़ बिल्कुल पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ 2 से 3 दिन कैप्टिविटी में रहा और लगातार मैं नमाज के लिए जो अज़ान होती है उसकी आवाज़ मैं सुन रहा था, तो इसीलिए मैं तो पहचानता हूँ। और वो जिस सुर में अज़ान लगा रहे थे उस सुर को भी मैं पहचान गया हूँ, जानता हूँ। तो पुलिस ने कहा, चलो ये काम तुमने काफ़ी आसान कर दिया, और पुलिस पश्चिमी चंपारण ज़िले के उस जगह पर पहुँची जहाँ पर से पुलिस को वो कॉल का पता चला था। इस जगह का नाम मैंने आपको पहले ही बताया, सबिदुआ बउवारा था। और यहाँ पहुँचने के बाद पुलिस उस एक मस्जिद पुलिस ने लोकेट की और वहाँ पर पुलिस जो है इसको लेकर, खालिद कादरी को लेकर वहाँ इंतज़ार करने लगी। बेसिकली इंतज़ार हो रहा था, 5 वक्त की नमाज़ होती है, आपको पता है, किसी ऐसे वक्त का जब नमाज का टाइम हो रहा हो, क्योंकि नमाज का टाइम होगा तभी तो मुअज्जिन आवाज़ लगाएगा। तो पुलिस और ये खालिद इंतज़ार करता रहा और थोड़ी ही देर बाद खालिद के कानों में वही जानी पहचानी सी आवाज़ जो उसने कुछ दिन पहले सुनी थी, अल्लाहू अकबर की, वो उसे सुनाई पड़ी। उसने सुनते ही पहचान लिया कि साहब यही आवाज़ है, यही मस्जिद है आसपास कहीं, और ये बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ है जिनकी आवाज़ मैं जब यहाँ बंधक बनाकर मुझे रखा गया था मैं सुन रहा था, आसपास ही कहीं मुझे बंधक बनाया गया होगा। पुलिस अब सीधे उस मस्जिद पर पहुँची और मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके को पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि कहाँ पर पपीते के 2 पेड़ हैं पर्टिकुलर एंगल पे लगे हुए। ये मेरे ख्याल से एक कोई फिल्म भी आई थी, गोलमाल, या शायद गोलमाल ही है वो फिल्म, जिसमें आपने देखा होगा वो नारियल के पेड़ लगे हुए थे और उस जगह को पहचानना था, कुछ उसी तरह का ये भी मामला था। तो पपीते के 2 पेड़ जो है पुलिस ढूंढ रही थी और ये भी ढूंढ रहा था खालिद कादरी जो वहाँ गया था साथ में मिलकर। तो इन्होंने फाइनली वो पपीते का पेड़ भी जो है वो देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और जैसे ही पपीते का पेड़ खालिद ने देखा तो उसने उस कमरे को भी पहचान लिया जिस कमरे में उसको बंधक बनाकर रखा गया था। अब उस कमरे की पहचान होते ही समझ लीजिए पुलिस इस मामले को क्रैक करने के बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने वहाँ पूछताछ की कि भाई ये कमरा किसका है, इस कमरे का ओनर कौन है। तो पता चला कि कमरे का ओनर कोई और है और 1-2 लोग हैं जिन्होंने उस कमरे को किराए पर ले रखा था। ये कौन लोग थे, उनकी पहचान हुई, और उनकी पहचान होने पर पुलिस ने 3 लोगों को, एक तो वही नूर आलम जिसने कॉल किया था जो इसका दोस्त है उसे, सैफुल्ला खान को और इरफान खान को, 3 लोगों को पुलिस ने उसी पश्चिमी चंपारण ज़िले से पकड़ा और उनके कब्ज़े से पुलिस ने कुछ नशे के सामान, कुछ दूसरे आपत्तिजनक चीज़ें और कैश का एक बड़ा हिस्सा, ये सारी चीज़ें पुलिस ने उनसे रिकवर कर ली। इस तरह से एक आदमी जिसकी किडनैपिंग हो गई थी, 30 लाख रुपए देकर वो छूट गया था, ज़िंदगी उसकी बच गई, जान उसकी बच गई, लेकिन जो गुनहगार लोग हैं उन तक आखिरकार ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई, और पहुंचने का ज़रिया बनी वो 3 चीज़ें, जिन 3 चीज़ों में इस पूरे किडनैपिंग की जो मिस्ट्री है वो छुपी हुई थी। वही 3 चीज़ें, मस्जिद, मुअज्जिन और 2 पपीते के पेड़। तो इन्हीं चीज़ों के सहारे पुलिस ने उस केस को क्रैक कर लिया, और एक ज़रिया जो है मोबाइल फ़ोन को जो ट्रेस किया गया उसके लोकेशन की और नेपाल के टावर से रूट होने की, उस कॉल की, ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ कंप्राइज करके मिला जुला करके पुलिस ने इस केस को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया। तो अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी इसलिए क्योंकि ऐसे वाक़ये, ऐसी तफ्तीश आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती, और इस कहानी को दिलचस्प इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रुपए जो 30 लाख रुपए गए थे उनमें से कुछ पैसे तो रिकवर हो गए, और कुछ पैसे ऑफकोर्स इन लोगों ने खर्च कर दिए होंगे, वो किसी और फॉर्म में पुलिस और कानून रिकवर करेगी। तो ये काफ़ी पुरानी बात है, वो रिकवर ऑलरेडी हो चुकी होगी अब तक, और खालिद कादरी भी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। हो सकता है कि नूर आलम, सैफुल्ला खान और इरफान अब तक ज़मानत पर बाहर भी आ गए हों। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, प्लीज़ हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा।